नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकुन सिंह। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ चालान पेश किया गया। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने सोमवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में करीब 1100 पन्नों का चौथा पूरक चालान पेश किया है। इसमें लखमा के घोटाले में शामिल होने के सबूत हैं। जांच में सामने आया कि शराब की अवैध कमाई से लखमा को 64 करोड़ रुपए मिले। पूर्व मंत्री ने बेटे के लिए 1.4 और खुद के लिए 2 करोड़ 24 लाख में मकान बनवाया। बहू बेटियों समेत कई कारोबारियों के नाम 18 करोड़ का निवेश किया। वहीं अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि कवासी लखमा मोहरा है, पीछे कोई और चाल चल रहा था, ये जांच के बाद खुलासा होगा। वहीं कांग्रेस सरकार में जो सिस्टम बैठा था उसने आदिवासी चेहरे को सामने कर अपमानित करने का काम किया। वहीं कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। एक आदिवासी नेता को प्लानिंग के तहत फंसाया गया है। इसी पर करेंगे आज चर्चा। पक्ष और विपक्ष के बयान उससे पहले आप सुनिए। देखिए, कवासी मामले को लेकर लगातार सियासत उफान पर है। ये तो अभी बहुत सारी चीज़ सामने आएगी और जो हमने पहले भी कहा था, सरकार को आगाह किया था उस समय पे कांग्रेस की गवर्नमेंट को कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार, शराब के, कोयले का, रेत में जिस तरीके से भ्रष्टाचार लगातार एक से बढ़कर एक हो रहे थे, अभी तो मामला खुलते जा रहा है। बहुत सारे और लोग भी होंगे तो इसमें सम्मिलित होंगे। बार बार जब शराब घोटाले का नाम आता है, कवासी लखमा जी का नाम आता है, केदार कश्यप जी बार बार इस बात को कहते हैं कि इसमें बड़े षड्यंत्र हैं, बड़े नाम आने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये प्लानिंग सोची समझी साजिश तो नहीं है? कवासी लखमा जी को फंसा दिया, एक अजय योद्धा को, एक आदिवासी नेता को जिसने एक अपनी पहचान एक सामान्य घर में पैदा होकर एक मुखर नेता के रूप में एक वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले नेता का नाम फंसा दिया। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को अगर आप देखेंगे, इनके इतिहास को देखेंगे, तो ये सिर्फ जो ताकत में इनसे ज़्यादा बड़ा है, जो इनके सामने झुकता नहीं, उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। और पूरे शराब घोटाले में बार बार केदार कश्यप जी इस बात को कहते हैं कि अभी तो और कुछ होने वाला है, कोई बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी तो इसको लेकर रख नहीं रही है। और देखिए, आज इसी मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गणवीर देवेंद्र पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, उनका भी बहुत स्वागत करेंगे हम। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आशीष यादव जी मैं आपके साथ ही करूंगी, चूंकि देखिए लगातार कांग्रेस के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि एक ऐसे नेता को परेशान किया जा रहा है जिन्होंने लोगों के लिए काम किया। आशीष यादव जी। निश्चित रूप से ये बात सभी लोगों को पता है कि कवासी लखमा जी ने बस्तर क्षेत्र के लिए और अपने क्षेत्र के लिए कितना योगदान दिया है और एक अजय योद्धा रहे हैं जो हमेशा ही लोगों के जनता के प्रिय रहे हैं। जनता ने हमेशा उन्हें चुनकर अपनी सेवा के लिए जिताकर लाया है। और आज देखिए ना क्या हो रहा है। एक तरफ 2000 करोड़ के घोटाले की बात होती है, दूसरी तरफ ईओडब्ल्यू की जो चार्जशीट होती है उसमें 2 करोड़ और 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी और 64 करोड़ की बात की जाती है। उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जो है इनको फटकार लगाता है कि भैया आप अपनी जो है प्रोसीडिंग्स को ठीक करके लाइए। दूसरे मामलों में हो सकता है इस मामले में भी आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट इनको वही नसीहत दे। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ईडी को टूल की तरह यूज कर रही है, जिस तरीके से ईडी का कन्विक्शन रेट रहा है पिछले 10 साल में पूरे देश में 2.5% के आसपास ईडी का कन्विक्शन रेट है और पॉलिटिकल मामलों में सिर्फ 1%। जितने मामले ईडी के जाते हैं कोर्ट में, चाहे उसमें नेताओं को जेल में डालकर रखे 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, लेकिन वो कोर्ट में जाकर वो मामला रद्द हो जाता है। उस मामले में कोई कन्विक्शन रेट ही नहीं आता है कि वहां पर कोई दोषी माना जाए या पाया जाए। तीसरी बात, एक आदिवासी नेता के लिए उन्हें देखिए, भले ही विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से आते होंगे, लेकिन जिस दिन से विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं, एक आदिवासी वर्ग बहुत निराश है और अपने उपहास से बहुत दुखी है। चाहे कोई भी मामला लिया जाए, वो क्लियरली ये दिखता है कि सरकार कहीं और से चल रही है, कोई और चला रहा है
और आदिवासियों का उपहास किया जा रहा है और इसी में षड्यंत्र की तरह कवासी लखमा जी को फंसाया गया है। सच्चाई है। ठीक है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गंधर्व देवेंद्र पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। पांडे साहब, देखिए लगातार यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग करती है और उसके जरिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की नेता को परेशान किया जा रहा है, लखमा साहब को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथी जी। पैनलिस्टों को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सभी को आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की और सीए दिवस की भी बधाई। और जो इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, केवल और केवल 5 साल जब इनकी सत्ता थी तो हर विभाग में, हर ऑफिस में केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार किया। आज वही भ्रष्टाचार इनके जो पूर्व मंत्री रहे उनके सलाखों के पीछे होने का एक कारण। शराब घोटाला किस प्रकार से हुआ, ट्रिपल ए की उसमें क्या भूमिका थी, और कवासी लखमा जी जो उस समय तत्कालीन आबकारी मंत्री थे और अब कहते हैं मुझे पता नहीं, जो फाइल देते थे उस पर मैं साइन कर देता था, ये उन्हीं के कहे हुए बयान हैं। और आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इतने बड़े चैनल में बैठ करके बोलते हैं कि उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। तो आपके दर्शक हो या इस देश की जनता हो, सभी भली भांति समझते हैं कि कोई भी फाइल में ऐसे ही साइन नहीं करते। उनको पूरी जानकारी थी और मुख्यमंत्री जी को भी इस चीज का संज्ञान निश्चित तौर पे रहा हो। उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले नकली शराब का व्यवसाय खड़ा किया गया, सूखे नशे का व्यवसाय खड़ा किया गया, प्रदेश के युवाओं को नशे में लिप्त करने का एक काम किया गया। यहाँ बेरोजगारी भत्ते की बात करके सत्ता में आए थे और सत्ता में आने के बाद इन्होंने क्या किया, 4 साल तक के किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। उसके बाद केवल अपने कार्यकर्ताओं का पेट पोषने के लिए राजीव युवा मितान क्लब और बेरोजगारी भत्ता के नाम पर उन्हें पैसा दिया गया। आपके दर्शक जो सुन रहे हैं उनमें भी जो युवा हैं वो भी जानते हैं कि किसी के भी खाते में कोई पैसा युवाओं के खाते में नहीं आया। तो निश्चित तौर पे 5 साल तक जब इनकी सरकार थी, अभी ये एक विभाग की बात है, आने वाले समय में जिस प्रकार से गोबर में भी इन्होंने घोटाला किया, हर विभाग में इन्होंने घोटाला किया। इनको जो एक अवसर दिया जनता ने सेवा का, उसे इन्होंने घोटालों का अवसर बना करके अपनी संरचना, प्रदेश की संरचना को बिगाड़ने का काम किया। हर विभाग लेकिन में, हर देवेंद्र जगह जी, केवल और सरकारी केवल एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप हमेशा से तो बीजेपी के ऊपर कांग्रेस पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियां लगाती हुई आई हैं कि बीजेपी तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है यहाँ पर, और उसके जरिए जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी राजनीतिक नेता हैं, उनको फंसाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। देखिए, निश्चित तौर पे इस प्रकार का आरोप लगा देने से या बोल देने से नहीं होता। अगर एजेंसियों को किसी प्रकार का संदेह रहता है या कोई जांच के घेरे में रहता है तो वो उनका कर्तव्य है, वो जाकर वहां पर उसमें कार्रवाई करते हैं। अगर उसमें प्रमाण मिलते हैं तो उसके बाद आगे कार्रवाई उसमें सुनिश्चित की जाती है, उसको कोर्ट के समकक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और अगर कोई भी एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो अंतिम में न्यायपालिका है। हमने इस देश में इस प्रकार से आपातकाल तो घोषित नहीं किया है, जैसा कि 1975 25 जून को इंदिरा गांधी जी ने कर दिया था कि न्यायपालिका के अधिकारों को भी छीन लेना, मीडिया के अधिकारों को भी छीन लेना। इनके पास पूर्णतः अधिकार है। अगर इनको लगता है कोई एजेंसी कुछ गलत कर रही है तो निश्चित तौर पे न्यायपालिका में जाकर के वहां अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर ये उसमें दोषी नहीं है तो ये ठीक है आशीष पांडे जी, ठीक है आशीष यादव जी, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन यही तो है कि अगर कोई भी इसमें आरोपी नहीं है तो दूध का दूध, पानी का पानी तो कोर्ट में हो ही जाएगा। ये निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट में होगा और हम न्याय प्रक्रिया पर पूरा विश्वास रखते हैं। भारत देश के संविधान पर विश्वास रखते हैं और भारत देश की न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। और ये देखा गया है कि विगत इतने सारे केसेस में जो देश भर में चल रहे हैं, ईडी द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसमें न्यायपालिका ने हमेशा ही जो है कांग्रेस पार्टी के लोगों का साथ दिया जिनको षड्यंत्र के तरीके से फंसाया जा रहा था। आप देखिए क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी एक बढ़िया वॉशिंग मशीन बनाती है, बड़े बड़े आरोप लगते हैं, 7,000 करोड़ के अशोक चौहान जी पर आरोप लगते हैं, हेमंत बिस्वा जी पर आरोप लगते हैं, न जाने कितने लोगों की लिस्ट है। मैं लिस्ट कहने जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। लेकिन ये बताइए ना, जो नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, क्या उन पर लगाए गए आरोप जो प्रधानमंत्री द्वारा लगाए जाते हैं सभाओं में, जो अमित शाह जी द्वारा लगाए जाते हैं सभाओं में,
वो क्या धुल जाते हैं, जब वो उनके तरफ आ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन से साफ हो जाते हैं। आप देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है देश में कि जब किसी नेता को पीएमएलए के तहत जेल में रखा जाता है, तो जी। एक पीएमएलए ऐसा कानून है जिसमें जब तक वो व्यक्ति खुद को बेगुनाह ना साबित कर दे, तब तक उसे गुनहगार माना जाएगा। हमारे देश की जुडिशरी में उल्टा होता है कि जब तक कोई व्यक्ति गुनहगार ना साबित हो जाए, तब तक उसे बेकसूर माना जाता है। यहाँ पर पीएमएलए को यूज करके, पीएमएलए का सहारा लेके 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल-साल भर लोगों को जेल में भरा जाता है, जेल में रखा जाता है दबाव पूर्वक। या तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, या तो फिर वो जो है अपनी जेल चले जाएं। और इसी का भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाकर छवि खराब करने की, छवि धूमिल करने की लगातार कोशिश करते हुए आई है। अगर ऐसी बात है कि अगर इनको लगता है कि ईडी अपना काम कर रही है, तो क्या पूरे देश में एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री ईडी को नहीं दिख रहा है क्या? ये चीख चीख कर चिल्लाते थे महादेव सट्टा ऐप के बारे में, आज भी महादेव सट्टा ऐप चल रहा है। इन्होंने, आज इनकी केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है, विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री हैं, आकर कहा था उन्होंने कि दुबई में सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया है। कहाँ है सौरभ चंद्राकर? 10-12 दिन में तो बुलाया जाना चाहिए था। देश के सबसे बड़े कथावाचक मिश्रा जी वहां जाकर उनके घर पर जो है कथा वाचन करते हैं, ये आईबी ईडी को समझ में नहीं आता। देखिए, ये पॉलिटिकल टूल बनाकर इस्तेमाल करने वाली जो बात कही जा रही है, इसमें 500% सत्य है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है तो भारतीय जनता पार्टी कन्विक्शन रेट पे बात कर ले ईडी के। भारतीय जनता पार्टी इस बात पे बात कर ले कि जिन लोगों को उन्होंने वॉशिंग मशीन से धो के अपनी पार्टी में शामिल किया है, अब वो क्या बेगुनाह हो गए? क्या अब उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? अब वो जेल में क्यों नहीं जा रहे हैं? केवल और केवल कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोग ही जेल में क्यों जा रहे हैं? ठीक है, ठीक है। देवेंद्र पांडे जी, जवाब दीजिए इसका। देखिए, जिनका भी ये नाम ले रहे हैं, जिनके ऊपर भी ईडी ने कार्रवाई की है, तो उनमें से बहुत लोगों को ईडी ने जब जांच किया तो उसमें क्लीन चिट प्राप्त हो जाती है। कई जगह न्यायपालिका के द्वारा उन्हें दोषी नहीं पाया जाता, तो उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई रुक जाती है। यही ऑप्शन विपक्ष के पास भी है कि वो जांच में पूर्णतः सहयोग करे, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखे। अगर किसी भी प्रकार के उसमें दावा आपत्ति नहीं रहती, तो वो निश्चित तौर पर उन्हें बेगुनाह बोल करके उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई जारी है उसे रोक दिया जाएगा। रही बात महादेव सट्टा एक्ट की, तो उसमें नामजद एफआईआर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर भी है। उसके साथ ही साथ जो सौरभ चंद्राकर की बात हो रही है, तो उसके लिए जितनी कोशिश राज्य स्तर पर हो सकती है वो की जा रही है। छत्तीसगढ़ में इनका पूरा नेटवर्क लगभग ध्वस्त कर दिया गया है, और इसके साथ ही साथ देश के स्तर पे भी इस पे कार्रवाई जारी है। अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में भी वहां पर कार्रवाई हो रही थी। तो वर्तमान में खबर भी आई कि दुबई से अब इनका हेड ऑफिस शायद श्रीलंका शिफ्ट हो गया है। तो इस प्रकार की जो अभी ताजा जानकारियां हैं वो शायद आशीष जी को पता नहीं। इसके साथ ही साथ प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, भारतीय जनता पार्टी जनता का कहीं भी अहित नहीं होने देगी। और अगर जहां पर भी कांग्रेस को अगर सत्ता प्राप्त है और इस प्रकार से वहां जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाएगा, केवल भ्रष्टाचारी योजनाओं का निर्माण करके, केवल अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार से काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे जो जांच एजेंसियां हैं वो भी अपना काम करेंगी। लेकिन यहाँ पर आरोप तो आशीष यादव जी ये भी लगा रहे हैं ना कि जो भी बीजेपी के सामने नतमस्तक हो जाता है या फिर बीजेपी में जाके जुड़ जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, वॉशिंग मशीन करार दे देती है बीजेपी को कांग्रेस। बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करती। इसमें निश्चित तौर पे जो जांच एजेंसियां हैं और न्यायपालिका है, न्यायपालिका उसमें देखती है, वहां से होता है। और जो आशीष जी बोल रहे थे कन्विक्शन रेट, तो इसमें से कितने सारे फैसले हैं इनके कन्विक्शन रेट के जो 2.5% का आंकड़ा देते हैं, उसमें से बहुत से मामले तो ऐसे हैं जिसमें बेल आउट है। तो बेल मिल जाना इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो अभी दोषी सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, वो न्यायपालिका को अभी तय करना बचा है, पर बेल मिली हुई है बहुत सारे लोगों को। तो उस पे जो प्रक्रिया है उसके तहत सारी चीजें जारी हैं, और आने वाले समय में इनका कन्विक्शन रेट क्या रहता है, कैसा रहता है, वो तो समय बताएगा। जैसा भी न्यायपालिका तय करेगी, अपना फैसला सुनाएगी। ठीक है आशीष यादव जी, आप कुछ कहना वाले थे? क्लीन चिट प्राप्त नहीं होती। ठीक है आशीष यादव जी। जी शगुन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3-3, 4-4 साल से ईडी के केस चल रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ का ही मामला ले लें तो ईडी जो है 2021 से जांच कर रही है, आज 2025 हो गया है। 4 साल में ईडी ने आज तक जो है किसे दोषी करार करा लिया और किस कांग्रेस के नेता पर जो है भ्रष्ट आचरण का आरोप सिद्ध हुआ,
सच्चाई ये है कि ये कभी इस चीज को प्रूव करना ही नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये मामला इसी तरह से खिंचता रहे, दबाव बनता रहे, छवि खराब होती रहे, उसका फायदा बीजेपी को मिलता रहे। रही बात तानाशाही की और रही बात आपातकाल की, आज जो अघोषित आपातकाल है देश में, छत्तीसगढ़ में, आप वो देखिए ना। देश में देखा जाए तो किसानों 400-400, 500-500 किसानों की मौत हो जाती है। जो किसान अपनी बात रखने दिल्ली जाना चाहते हैं, उनके साथ ऐसा हो जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना, जो केंद्र सरकार की योजना है, मोदी जी की गारंटी की योजना है, वैसे 30-30 घर तोड़ दिए जाते हैं और उनकी व्यवस्थापन की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। एक फरमान जारी कर दिया जाता है कि भैया अब मैकाहारा और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो है प्रेस जो है घुस नहीं सकती है। और कैसे तानाशाही होगी, बाद में उस आदेश को वापस लेना पड़ा विपक्ष के दबाव पर इनको। सच्चाई ये है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, विपक्ष और छवि खराब करने के लिए ये सारी चीजों को गढ़ा जा रहा है, सारे षड्यंत्र को बनाया जा रहा है। इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर नहीं है। अमित शाह जी से पूछा गया, क्या हेमंत विश्व शर्मा जी, क्या अशोक चौहान जी भ्रष्ट नहीं है, जो कि उन्होंने ही आरोप लगाया था। तो बोले, उन्होंने पूरे मीडिया चैनल के सामने, अरे भाई ऐसी बातें नहीं करते। मतलब आप सोचिए, क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी, आप जवाबदेही नहीं है, आप देश की सरकार चला रहे हैं, आप अपनी सरकारी एजेंसियों को इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब इस काल को याद किया जाएगा तो सबसे काला काल याद किया जाएगा, जब पॉलिटिकल टूल बनाकर इंस्टीट्यूशंस को यूज किया गया। सर, आप लोग बार बार अघोषित इमरजेंसी क्यों कहते हैं सर? आप अपनी बात को यहाँ पर खुलेआम रख पा रहे हैं, हमारे सामने आप हमारे चैनल पे बैठे हुए हैं, आपको किसी भी योजना से दिक्कत होती है, आप लोग धरना दे सकते हैं, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, फिर भी आप अघोषित इमरजेंसी कहते हैं। जी शगुन जी, इसलिए कहते हैं कि जो लोग भारत देश के किसान हैं, उन लोगों को अगर दिल्ली जाने से रोकने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें और बड़े बड़े नोकीले तार लगाए जाएं और उन वहां जाते जाते प्रदर्शन में 500 लोगों 600 लोगों की मौत हो जाए, उन पर आंसू गैस के अलावा गोलियां भी चलाई जाएं, तो ये एक आपातकाल की ही स्थिति है। वैसे ही अगर यहां पर देखा जाए कि अगर प्रेस के लिए कोई ऐसा रिलीज नोट आ रहा है कि वो प्रेस घुस नहीं सकता है हॉस्पिटल्स के अंदर, प्रीमाइसेस के अंदर, तो ये आपातकाल कैसे नहीं हुआ? आरटीआई को आपने पहले ही बदल दिया है। आपने कई सारी चीजों में, आप देखिए, मीडिया की बात मैं करूं तो काफी मीडिया जो है सही को सही, गलत को गलत दिखा। कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं मुद्दों को पलटकर केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री और देश के सरकार की तारीफ में लगी हुई हैं, इंस्टेड कि जो सवाल पूछने वाली बात है, विपक्ष का धर्म है, देश के हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि सरकार से सवाल पूछ सके। और आप बताइए ना, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 12-13 साल में कितने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए नजर आए, कितने बार उन्होंने प्रेस वार्ता ली होगी और कितने बार प्रेस के सवालों का जवाब दिया होगा। ये आपके सामने है और सच्चाई यही है कि ये तानाशाही है और इस तानाशाही का अंत होगा। ठीक है, ठीक है। देवेंद्र पांडे जी, बीजेपी के ऊपर कितने आरोप लगेंगे? बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है वॉशिंग मशीन का, ईडी का दुरुपयोग करने का, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का, अघोषित इमरजेंसी का, इतने सारे आरोप सर, जवाब? देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहती है तो इसी प्रकार के आरोप लगाने के अलावा इनके पास कोई कार्य नहीं रहता। इनके ऊपर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी नहीं है। क्या हमने पूरे विपक्ष को जेल में बंद कर दिया है? क्या हम उनको जेल में बंद करके उनके साथ कुछ क्रूर किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं? क्या इसके अलावा इमरजेंसी की जैसी ये बात करते हैं? क्या मीडिया हाउसेस के हमने बिजली काट दी है? क्या हमने इस प्रकार की चीजें की हैं कि जो जेल में मीसाबंदी है उनके नाखून खींच ले रहे हैं? तो ये क्या है, केवल इनको सत्ता प्राप्त करने के लिए एक लोभ है। तो जनता को एक ढकोसला परोसने का काम, सिंपैथी गेन करने का काम, अपने पापों को ढकने का काम करने के लिए यहाँ आकर के ये जो जांच एजेंसियां हैं उनके बारे में, जो मीडिया हाउसेस हैं, भाई देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के प्रधानमंत्री अगर किसी चीज की घोषणा कर रहे, कोई योजना लागू कर रहे हैं या कोई विकास कार्य कर रहे हैं तो उसी को प्रस्तुत करेंगे ना, कोई विदेश का तो नहीं करेंगे। उसको प्रस्तुत करते हैं तो मीडिया हाउसेस को ये लोग बोलने लग जाते हैं कि ये तो सिर्फ बीजेपी करते रहते हैं। जहां इनको मीडिया के ऊपर सवाल उठाना बहुत आसान लगता है सबको। जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, वहां अभी किसान आंदोलन हुआ तो वहां किस प्रकार से बंदूक की नोक पर किसानों को गिरफ्तार करके लेकर गया,
हमने तो वहाँ दिल्ली में जब था कितने दिन तक के वहाँ पर वो चीजें चलती रही। उसके बाद वहाँ पर वो आंदोलन को धीरे धीरे बार बार मिला गया, उनसे आग्रह किया गया, जोर जबरदस्ती करके बंदूक के दम पे वो उस आंदोलन को तो बंद नहीं कराया ना। जिसको जोर जबरदस्ती बंदूक के दम पे जो चीज की जाए वो होती है आपातकाल में। उस प्रकार का कृत्य केवल कांग्रेस करती है। और आज ये बात कर रहे हैं अघोषित आपातकाल की। आज इनको स्वतंत्रता है, पूर्णतः स्वतंत्रता है, तब ये यहाँ चैनल में बैठ करके बात कर पा रहे हैं। जब 1975 की बात होती है तो वो चाहे जेपी जी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, सबको तो जेल में भर दिया था। जितने लोग थे, जितने सामाजिक संगठन थे, सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज इनको पूर्णतः स्वतंत्रता है, पूर्णतः न्यायपालिका खुली हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ जनता के सामने सिंपैथी लेने के लिए यहाँ विभिन्न चैनलों पर बैठ करके देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगा देना, देश के व्यापारियों पर आरोप लगा देना और ये सिद्ध करना कि यही विपक्ष की राजनीति है, तो ये बिल्कुल गलत है। इनको विकास कार्यों में या जो भी अच्छे कार्य होते हैं उसका स्वागत करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री होते हैं, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। हम आज भी इंदिरा गांधी जी को, श्रीमती इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्ण आदर सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। परंतु विपक्ष इस भूमिका में उतर आया है कि वो आज न देश के प्रधानमंत्री की कोई गरिमा रख रहा है, ना इस देश के संविधान को मानने के लिए तैयार है। संविधान न्याय यात्रा निकालते हैं एक तरफ, दूसरे तरफ इनके जो राहुल गांधी जी हैं, नेता विपक्ष हैं, वो विदेश में जाकर के बोलते हैं सही समय आने पर हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो दोहरे चेहरे का काम कर रहे हैं। जनता सब चीजें भली भांति समझती है, इसलिए आज कांग्रेस की ये दुर्दशा है। ठीक है आशीष यादव जी, अगर कोई सच्चा है तो उसके ऊपर कितने भी झूठे आरोप लगाओ, जब पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी, कोर्ट में जब पूरी सुनवाई होगी, तब सारी चीजें तो क्लियर हो ही जाएंगी। लेकिन उससे पहले इतनी घबराहट क्यों है कि आरोपों की फहरिस्त लगातार दागी जा रही है? ये घबराहट नहीं है, इस बात को जनता के बीच में लाने की कोशिश है कि किस तरह से छवि खराब करने के लिए। आप बताइए ना, इतने बड़े मंत्री को, पूर्व मंत्री जी को, इन्होंने देश में मुख्यमंत्रियों को जेल डाला, केजरीवाल जी से लेकर हेमंत सोरेन तक सबको इन्होंने जेल में डाला। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से इनको बेल मिलती है पहली बार में, और उसके बाद अब आगे कुछ भी नहीं समझ में आता है। अगर वही हेमंत बिस्व शर्मा जी थे जिनको जेल जाने की नौबत आई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो फिर बात खत्म हो गई। अब वो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। सच्चाई ये है कि इस बात को विपक्ष का ये काम है कि जनता के बीच लाए। आप देखिए ना कवासी लखमा जी की बात, कवासी लखमा जी आशीष यादव जी, कवासी लखमा जी ने पूरे के पूरे, आप देखिए कौन है बस्तर में, कवासी लखमा जी ने पूरी ताकत से जो है कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया। वो खड़े रहते, आज वो बाहर होते तो इनका जो मंसूबा है अपने दोस्त अडानी अंबानी जी को छत्तीसगढ़ के आयरन ओर बांट देने की, वो मंसूबे की ये सोच भी, कोशिश भी आगे नहीं बढ़ा सकते। ये चाहते हैं कि वहां के बड़े कांग्रेस लीडर्स को दबा दिया जाए, वहां के कांग्रेस के बड़े लीडर्स को जो है जेल में डाला जाए, ताकि इनका बैक एंड से जो इनका काम है, कि इनका मेन काम तो यही है कि अडानी अंबानी जी को जो जितने प्रोजेक्ट दिला सकते हैं उतने दिला दे। बांग्लादेश जाते हैं देश के प्रधानमंत्री तो बांग्लादेश के मंत्री आरोप लगाते हैं। आप ये देखिए, ठीक है देवेंद्र जी, एक बार फाइनल, ठीक है आशीष यादव जी, देवेंद्र जी फाइनल कमेंट आपका, आखिरी 10 सेकंड। कमेंट यह है, कवासी लखमा जी के विरोध में विषय में जो आज 1100 पन्नों की चार्जशीट दायर हुई है, उसमें बताया गया कि किस प्रकार से महीने के 2 करोड़ के हिसाब से 72 करोड़ रुपए उनको प्राप्त हुए थे और उसी पैसे से किस प्रकार से कांग्रेस भवन का निर्माण किया गया और उन सबको कुर्क करने का काम अभी जो वर्तमान सत्ता है, जनता के पैसे का दुरुपयोग ना हो उसको सुनिश्चित करेंगे, उसको पूर्णता करेंगे। और आशीष यादव जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।